गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज़ में हम 23 जुलाई पे पहुंच चुके हैं। 23 जुलाई में जो द हिंदू के करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। चलिए वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे। योर ड्रीम्स टुडे, योर ड्रीम्स कॉल्ड एंड सेड फॉलो मी, दे कॉल्ड येस्टरडे एंड द डे बिफोर दैट, दे माइट नॉट कॉल टुमारो। तो यूपीएससी में कैसे अप्लाई करेंगे इसको? तो आपके जो ड्रीम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करके एक सिविल सर्वेंट बनना हो, एक आईएएस ऑफिसर बनना हो, आईपीएस ऑफिसर बनना हो, या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो आपकी इनर वॉइस से आते हैं, आपकी जो अंदर की आवाज़ होती है उससे आते हैं। तो आपको उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इवेंचुअली जो वो आपकी इनर वॉइस है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो डाई आउट हो जाएगी। तो आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको सजेस्ट कर रही है किसी भी ड्रीम को परस्यू करने के लिए, और एवरीडे बेसिस पे ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ थिंग फॉर यू एंड यू शुड परस्यू इट। क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स को एवरीडे बेसिस पे नेग्लेक्ट करते हैं, दे माइट डाई। सो अगर आपकी इनर वॉइस आपको कुछ करने के लिए कह रही है, किसी पर्टिकुलर एम को परस्यू करने के लिए कह रही है, देन यू शुड परस्यू इट। चलिए आज के टॉपिक्स पे चलते हैं। रेस के बारे में देखेंगे हम, मनोदर्पण के बारे में भी एक एमसीक्यू है, ईआईसीयू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टेरिटरी स्वैप के बारे में भी एक क्वेश्चन है, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन के बारे में भी एक क्वेश्चन बनाया गया है, डीडीटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देन मेटा मटेरियल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन राउट्स को डिस्कस करेंगे, होप मिशन एंड सेरो सर्वे के बारे में भी एक क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है। यहाँ पे आप 60% या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे होते हैं और प्रीलिम्स निकलने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। नीचे के जो दो ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा इस एमसीक्यू के क्विज को, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रेस? रेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली कहती है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ईईएसएल एंड बीईई। ये जो एक इनिशिएटिव है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का और साथ में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक इनिशिएटिव है। इट इज़ कंसर्निंग मेंटेनिंग गुड एयर क्वालिटी। ये गुड एयर क्वालिटी को मेंटेन करने से रिलेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर हम रेस के बारे में बात करें, रेस जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का एक इनिशिएटिव है और साथ में ही इसके साथ है US8। बीईई इसमें नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। और यस, इसके अंदर जो एक एयर क्वालिटी होती है, गुड एयर क्वालिटी, उसको मेंटेन करने की बात करी जा रही है। आंसर हो जाएगा आपका बी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। रेस की फुल फॉर्म क्या पहले तो, इट इज़ रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। एक नेशनल प्रोग्राम है ये। तो हमारे यहाँ पर जो इंडोर एयर क्वालिटी होती है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि वेलबींग को इंक्रीज़ किया जा सके, कंफर्ट को इंक्रीज़ किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, साथ में ही ओवरऑल पब्लिक हेल्थ जो होती है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए जो ईईएसएल है उसने अपने ऑफिस को रेट्रोफिट करके दिखाया है और साथ में US8 की इसके अंदर हेल्प ली है। ईईएसएल का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, स्कोप कॉम्प्लेक्स जो है, इसको एक तरीके से मॉडल के तौर पे बनाया गया ताकि बाकी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इसको एक मॉडल के तौर पे कंसीडर करके अपनी बिल्डिंग्स को भी जो है वो रेट्रोफिट कर पाए, ताकि इंडोर क्वालिटी जो है ऑफिस की, वो कोविड-19 के बाद अब लोग जो हैं ऑफिस जाना शुरू होंगे तो वहाँ पे जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें ईईएसएल से सीख सके। तो ये पूरा इसका इनिशिएटिव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव मनोदर्पण? अभी मनोदर्पण करके एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या है वो भी देखेंगे, पर पहले किस मिनिस्ट्री को ये पर्टेन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, HRD मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री? सोचिए। चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर साइको सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साइको सोशल सपोर्ट किसको देने की बात हो रही है? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और फैमिलीज़ को, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इंश्योर किया जा सके, उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। इनिशिएटिव जो है साइको सोशल सपोर्ट देगा, साथ में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर रहेगी इसके अंदर। देन जो काउंसलर्स रहेंगे इसके अंदर वेरियस, उसके साथ आप चैट कर पाएंगे और उनके साथ आप जो है फ़ोन के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। अब ये जो इनिशिएटिव है आयरोनिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कहा है कि हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो हमारे लोग हैं, उनको मेंटली स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो सके। इसी वजह से, क्योंकि हम देखिए आपकी जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है, उसके लिए हम वेरियस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ताकि हेल्थ जो है लोगों की मेंटेन रहे, लेकिन जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है उसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को मैं तो एटलीस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में बांटता हूँ। इसी वजह से ये जो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ताकि फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चला ही रखें, एक मेंटल हेल्थ के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है लोगों की इंक्रीज़ हो सके और जो उनके स्ट्रेस होते हैं, एवरीडे के स्ट्रेन्स होते हैं, उससे वो बाहर आ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है EICU इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। एक EICU का इनिशिएटिव जो है वो एम्स नई दिल्ली ने स्टार्ट किया है। इट इज़ अ वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम, ये एक वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एम्स न्यू दिल्ली ने EICU करके ये वीडियो कंसल्टेशन का एक जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है, क्योंकि कोविड-19 मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। इसमें क्या होगा, वेरियस फिजिशियंस जो हैं वो अपने क्वेश्चंस जो हैं, एम्स के डॉक्टर्स भी होंगे, वेरियस फिजिशियंस होंगे, वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ पाएंगे, उनके रिड्रेसल ले पाएंगे, आंसर्स ले पाएंगे, और साथ में ही अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर पाएंगे कंसर्निंग कोविड-19। मान लीजिए एक डॉक्टर यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ है, इसको कोविड-19 को लेकर एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पता है, दूसरे डॉक्टर को किसी दूसरे फैक्ट के बारे में पता है, तो अगर ये आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं और इन फैक्ट्स को शेयर करते हैं, इस नॉलेज को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली कोविड से लड़ने के लिए जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीके से नॉलेज बैंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा EICU के थ्रू, क्योंकि वेरियस फिजिशियंस जो हैं वो आपस में नॉलेज को शेयर करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे, अपनी क्वेरीज को रेज करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो एम्स ने लिया है यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विद विच कंट्री चाइना प्रपोजेज अ टेरिटरी स्वैप। अभी रिसेंटली जो है चाइना ने एक टेरिटरी स्वैप को प्रपोज किया है। किस कंट्री के साथ किया है, क्या इंडिया के साथ किया है, भूटान, मंगोलिया, जापान। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको हम तफसील से देखेंगे मैप के ऊपर। चलिए देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था चाइना जो है इसके किसी ना किसी नेबरिंग नेशन के साथ टेरिटरी डिस्प्यूट रहता है। ये वैसे तो इंडिया के साथ भी इसका टेरिटरी डिस्प्यूट है, भूटान के साथ भी है, मंगोलिया के साथ भी है, जापान के आइलैंड्स को लेके भी इसका डिस्प्यूट है। यहाँ पे चाइना जो है अभी रिसेंटली एक पैकेज सॉल्यूशन दे रहा है। ये पैकेज सॉल्यूशन दे रहा है भूटान को कि आपकी जो और हमारे बीच में जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं हम उसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ टेरिटरी आप हमें दे दीजिए, कुछ हम आपको दे देते हैं। वो कौन कौन सी टेरिटरी है वो भी देखेंगे। और यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वो मैप के ऊपर है। देखिए ये है जाकालंग एरिया जो कि 495 स्क्वायर किलोमीटर का है। देन है सामलंग एरिया, ठीक है। तो ये जो रीजन है जाकालंग रीजन, चाइना कह रहा है कि ये मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ से जो डोकलाम का 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये आप हमें दे दीजिए। तो चाइना जो है ज़्यादा टेरिटरी देने के लिए तैयार है, लेकिन वापस कम ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी इसका एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है। स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है? क्योंकि डोकलाम रीजन जो है ये चिकन नेक के जो इंडिया का एरिया है, चिकन नेक वाला एरिया, उसके बिल्कुल पास पड़ता है, ये वाला रीजन है। तो अगर यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है चाइना को, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें थ्रेटन कर सकता है चिकन नेक को डिस्कनेक्ट करके, और हमारा जो एक्सेस है नॉर्थ ईस्ट रीजन का वो डिस्कनेक्ट करके। तो इससे इंडिया को जो है थ्रेट होने वाला है अगर ये स्वैप हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात करी जाए 2017 की। देखिए अगर आपको याद हो 3 साल पहले 2017 में भी डोकलाम के अंदर चाइना ने इंट्रूड किया था और यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था। काफ़ी न्यूज़ चली थी, काफ़ी दिनों तक स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। इंडिया ने क्यों इसके अंदर इंटरफेयर किया? बिकॉज सी इंडिया और भूटान की एक ट्रीटी है जिसका नाम है इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007। तो जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसके अंतर्गत ये एक प्रोविजन है कि इंडियन आर्मी जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए भूटान को, अगर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो यहाँ पे भूटान को एक्सटर्नल थ्रेट जो था वो चाइना से आया था, इसलिए ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पर द ट्रीटी कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, हमारी जो मिलिट्री है वो उनको प्रोटेक्ट करे, जो हमने 2017 में किया भी था। इसके अलावा एक साक्तेंग रीजन है, यहाँ पर भी जो चाइनीज़ हैं वो अपने क्लेम देते हैं कि ये रीजन भी हमें बिलोंग करता है, जिसको भूटान अगेन मना कर देता है। तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। आई डोंट थिंक भूटान जो है इस पर्टिकुलर स्वैप के लिए जो है अग्री करेगा, बट देखते हैं क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर सर्वे के बारे में सही है? पहली कहती है इट इज़ पब्लिश बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
NSO इसे पब्लिश करता है। हो सकता है द रूरल अर्बन गैप रिमेन सिग्निफिकेंट इन लिटरेसी, अभी भी जो लिटरेसी के अंदर रूरल अर्बन गैप है वो काफ़ी बड़ा है, ये भी हो सकता है। द ऑल इंडिया लिटरेसी रेट अमंग पर्सन्स एज्ड 7 years एंड अबव इज 77.7%, हाउएवर फॉर द सेम एज ग्रुप द रूरल लिटरेसी इज 73.5% एंड इन द अर्बन एरियाज इट इज़ 87.7%। तो ऑल इंडिया लिटरेसी रेट की अगर बात करी जाए 7 years या उससे ज़्यादा के बारे में तो यहाँ पे 77.7% है, और इसमें रूरल लिटरेसी की बात करी जाए तो वो नंबर 73.5% है और अर्बन के लिए 87.7% है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाली गई है ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ही पब्लिश करी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन, इसके अंदर 1.13 लाख हाउस होल्ड्स को यहाँ पे सर्वे किया गया जो कि 8,000 विलेजेस से और 6,000 अर्बन एरिया से, क्योंकि इसके अंदर हमें रूरल डेटा भी लेना है, अर्बन भी लेना है, तो उनके वेरियस ब्लॉक्स को डिसाइड किया गया था और 2017 से लेकर 18 तक का 1 साल का डेटा इसके अंदर लिया गया। देखिए अब डिफरेंसेस कहाँ से आए हैं। सेकेंडरी स्कूल लेवल को देखा जाए तो सेकेंडरी स्कूल लेवल में रूरल हाउस होल्ड का जो एक्सेस है वो 38% है, लेकिन अर्बन का जो परसेंटेज है यहाँ पे 70% है, तो यहाँ पे एक वास्ट डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो रूरल के अंदर 73.5% है, अर्बन के अंदर अगर हम एज 7 एंड अबव की बात करते हैं तो 87.7% है। अगेन जो ब्रिज है यहाँ पे, जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हैविंग एक्सेस टू कंप्यूटर्स में भी रूरल जो है सिर्फ 4% लोगों के पास कंप्यूटर का एक्सेस है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये एक्सेस जो है वो यहाँ से 6 गुना के आसपास है, 23%। सिमिलरली सेकेंडरी लेवल पे देखें, अगर एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करें तो रूरल एरिया का जो बच्चा है वो 5,500 खर्च करता है, लेकिन अर्बन एरिया का 17,500 खर्च करता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर यही जो एक्सपेंडिचर है वो 9,000 और 23,000 हो जाता है। तो जो डिफरेंस है अभी भी, एक्सेस की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सेस टू कंप्यूटर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा है। रूरल और अर्बन डिवाइड जो है वो क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, क्या यहाँ पे अर्बन और रूरल गैप काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ये भी हमने पीछे डेटा में देख लिया। ये जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो रेट्स हैं जो 77.7% है लिटरेसी रेट अगर हम ओवरऑल देखें तो, लेकिन रूरल के अंदर ये कितनी थी 73.5% और अर्बन के अंदर 87.7%। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। यूजुअली यूपीएससी इतना ज़्यादा डेटा नहीं देता है, अगर देगा भी सही तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देगा, 73 को 53 बना देगा ताकि आप इस चीज़ को गेस कर पाएँ। नेवरदलेस इस डेटा को आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन में ऐड किया गया था। आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि डीडीटी को लेकर है। डीडीटी जो था अभी न्यूज़ में था, क्यों था वो भी देखेंगे, बट पहले डीडीटी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड। तो ये जो एक कंपाउंड है वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, डीडीटी इज टेस्टलेस एंड इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं होता है। इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी बंद कर रखी है। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, ओरिजिनली इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पे डेवलप किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, रिसेंटली जो है हम लोग इस पर्टिकुलर डीडीटी जो कंपाउंड है हमारा साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में HIL करके एक PSU है, दैट इज़ द सोल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो अगर पूरी दुनिया में कोई DDT बना रहा है, पहले तो ये कहते हैं कि सिर्फ इंडिया बना रहा है और इंडिया के अंदर भी HIL जो है वो बना रही है। तो इंडिया ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करी है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टॉप नहीं करी है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अभी भी हमने रिसेंटली इसे एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ओरिजिनली एज एन इंसेक्टिसाइड डेवलप किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ओरिजिनली इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पे डेवलप किया गया था, बाद में पाया गया कि इसके अंदर काफ़ी सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड जो है वो रिलेट करते हैं, इससे एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। इवन तो जिस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यहाँ पे अगर बात करी जाए इसके फीचर्स की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यस ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस भी होती है। तो यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा बी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, तो HIL के बारे में देखते हैं, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है और अभी रिसेंटली इसने साउथ अफ्रीका को इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसको कहा गया था, और पहले भी DDT को जिम्बाब्वे और जाम्बिया को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। सोल मैन्युफैक्चरर है DDT का कौन? HIL, जो कि एक PSU है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है। 1954 में इसे बनाया गया था और सप्लाई किया गया था DDT को वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए भी। तो ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेटा मटेरियल्स के बारे में है। मेटा मटेरियल्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
पहली कहती है दे आर आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटेरियल, तो ये जो मटेरियल है आर्टिफिशियली क्राफ्टेड होता है, हो सकता है। दे हैव यूनिक इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी माइक्रो लेवल पे होता है और ये एक तरीके का काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, मेटा मटेरियल कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें वेरियस जिसके कंपाउंड्स हैं वो भी दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए क्या ये आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटेरियल, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यस, यूनिक इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेटा मटेरियल जो है उसकी आप मेरे को एप्लीकेशन बताइएगा, एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों ये न्यूज़ में था, ऐसा इसके अंदर क्या खासियत है जो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ऑपरेशन राउट्स के बारे में बात कर रहा है। ऑपरेशन राउट्स जो है वो किससे रिलेट करता है? क्या ये 4 व्हीलर व्हीकल से रिलेट करता है, क्या ये ड्रोन से रिलेट करता है, एविएशन सेक्टर से रिलेट करता है, या फिशिंग वेसल से रिलेट करता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है विच इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन राउट्स, और इसे साउथ वेस्ट इंडियन वाटर्स के अंदर स्टार्ट किया गया है। हुआ क्या था, देखिए फिशिंग वेसल्स जो होते थे, जो ऐसी नावें जाती थी जो फिशिंग करने जाती थी, ऐसी बोट्स जो जाती थी, और इसी के साथ जो मर्चेंट शिप्स होती थी, जो मर्चेंट वेसल्स होते थे, जो कमर्शियल वेसल्स होते थे यहाँ पे, उन दोनों के बीच में कई बार किसी भी तरीके का कोलिजन हो जाता था, टक्कर हो जाती थी, क्योंकि उनके राउट्स जो थे वो डिफाइन नहीं थे। तो इसी टक्कर को रोकने के लिए ही दोनों के लिए अलग अलग ये ऑपरेशन राउट्स जो स्टार्ट करे गए, ताकि एक तो कोल्यूशन जो है मर्चेंट शिप्स का और फिशिंग शिप्स का रोका जा सके। इसी से ही डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी जो पहले हुआ करता था वो भी रुक जाएगा। एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हुआ करता था। अगर मान लीजिए मर्चेंट एक आपका वेसल है जिसके अंदर ऑयल जा रहा है, और दूसरी तरफ एक आपका फिशिंग वेसल है जिसके अंदर फिशेज जो है वो कैच करके लेके जाई जा रही हैं, दोनों के बीच में कोल्यूशन होता है, तो हो सकता है कुछ ऑयल स्पिल हो और वहाँ पर किसी भी तरीके का पोल्यूशन जो है उसके होने के चांसेस बने रहते थे। एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता था और इसके अंदर लॉस ऑफ लाइफ भी होती थी, कई बार लोगों की जानें भी चली जाती थी इस कोल्यूशन की वजह से। तो इट इज़ मोर लाइक जैसे रोड पे आप एक्सीडेंट देखते हैं ना, पानी के अंदर एक्सीडेंट कैसे होगा किसी भी वेसल का, जब नाव जो होती है वो आपस में टकराएंगी तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट होगा और उसके अंदर जान माल दोनों की हानि हो सकती है। तो उसी को रोकने के लिए ही ऑपरेशन राउट्स जो है वो स्टार्ट किया गया, ताकि मर्चेंट वेसल्स और फिशिंग वेसल्स का आपस में टकराव ना हो। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? साउथ वेस्ट वाटर्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये होप मिशन के बारे में। होप मिशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ नए फैक्ट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपको पुराने वाली जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। होप मिशन के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है द होप मिशन एम्स टू रिवील मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द रेड प्लैनेट। होप मिशन जो है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो रेड प्लैनेट है आपका उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी जो है वो देगा। होप इज एक्सपेक्टेड टू एंटर मार्स ऑर्बिट बाय फरवरी 2021। होप जो है मार्स ऑर्बिट में जाएगा फरवरी 2021 तक। द फर्स्ट अरब स्पेस मिशन टू मार्स एंड अननेम्ड प्रोब डब्ड होप टुक ऑफ फ्रॉम यूएई। तो ये जो फर्स्ट मिशन है अरब का, अरब नेशंस का, होप, ये यूएई से टेक ऑफ करेगा। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में आपको पता चल जाना चाहिए, जब यहाँ पे रेड प्लैनेट की बात हो रही है और यहाँ पे मार्स ऑर्बिट की बात हो रही है, मार्स को ही रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि एक ही यहाँ पे प्लैनेट की बात हो रही है, और चांसेस ज़्यादा होंगे या तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी या दोनों सही होंगी। तो यहाँ पे जो होप मिशन है वो रिवील कर रहा है कि रेड प्लैनेट के ऊपर स्टडी करी जाएगी और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। होप जो है मार्स ऑर्बिट के अंदर 2021 तक यहाँ पे पहुँचने की इसकी संभावना है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब होप के बारे में पूछा गया क्या ये अनमैन्ड प्रोब है? यस, अनमैन्ड प्रोब है। किसके लिए? मार्स के लिए। एंड इट टुक ऑफ फ्रॉम यूएई, तो ये यूएई से इसने टुक ऑफ किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जापान से इसे टेक ऑफ कराया जाएगा, और साथ में ही इसमें जो रॉकेट यूज़ किया जाएगा वो भी जापान की टेक्नोलॉजी, मित्सुबिशी जो टेक्नोलॉजी थी वहाँ से इसकी टेक्नोलॉजी को लिया जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तियानवन-1 जो मिशन है ये भी गया है, एक मार्स के लिए है, और ये गया है चाइना से। ऐसे ही मिलता जुलता मार्स 2020 मिशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो और मिशन जो है मार्स को लेके उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं सेरो सर्वे के बारे में। तो अभी किस सिटी के अंदर रिसेंटली सेरो सर्वे जो है वो एनसीडीसी ने कंडक्ट किया है? एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। क्या कोलकाता में किया है, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, सेरो सर्वे जो है काफ़ी टाइम से कराए जा रहे हैं। इवन अप्रैल के अंदर भी मैं बात करूं, अप्रैल 2020 में अराउंड 83 डिस्ट्रिक्ट्स, 21 स्टेट्स के
83 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे ये सेरो सर्वे जो था कराया गया था। अभी रिसेंटली जो है ये सेरो सर्वे जो है एनसीडीसी ने कराया है न्यू दिल्ली के अंदर। पहले जो ये कराया गया था ये आईसीएमआर के द्वारा कराया गया था, और अभी एनसीडीसी जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उसके अंदर आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में है। इसने ये सर्वे कराया है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि सर्वे कराने का रीज़न क्या था। देखिए, इस सर्वे को कराने से आपको 3 चीज़ें पता चलती हैं। पहला, एक तो डिसीज़ का प्रेवलेंस कितना है, जो कोविड-19 का वायरस का जो स्प्रेड है वो कितना है। सेकंड, आपको ये चीज़ पता चलती है कि इस जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है जो वायरस के अगेंस्ट में लड़ती है उसका प्रेजेंस कितना है। तीसरी चीज़ आपको पता चलती है कि क्या लोगों ने इम्यूनिटी इस वायरस के लिए डेवलप करी है या नहीं करी। इस चीज़ को मेजर करने के लिए कोविड कवच जो हमने एक किट बनाई थी, कोविड कवच एलिसा किट, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ये किट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आईसीएमआर जो है उसने ऑलरेडी इसको अप्रूवल दे दिया था। तो 3 चीज़ों का पता चलता है, एक तो डिसीज़ की प्रेवलेंस का, एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई उसका, देन इम्यूनिटी का पता चलता है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम विद इन 2 मिनट्स इसको रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और विनर ऑफ द डे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने रेस के बारे में देखा था। रेस जो है एक EESL दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है, US एड के साथ स्टार्ट किया गया है ताकि गुड एयर क्वालिटी जो है इंटरनल इंडोर क्वालिटी के ऊपर इसमें ध्यान दिया जा सके। अभी क्या होगा, हम लोग सभी ऑफिस जाना वापस शुरू करेंगे तो वहाँ पर इंडोर क्वालिटी हमारी अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। इस वजह से EESL का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो बाकी लोगों के लिए भी एक तरीके से मॉडल का काम कर सकते हैं, ताकि बाकी बिल्डिंग्स के अंदर भी ये सब जो थर्मल कंफर्ट हो गया, इंडोर एयर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो गया, ये सब स्टेप्स जो है वो लिए जा सके। रेस की फुल फॉर्म क्या थी, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा और एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा। देन नेक्स्ट हमने देखा था मनोदर्पण। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, और इसको लॉन्च करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है साइको सोशल सपोर्ट देना स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैमिलीज को, ताकि उनकी मेंटल वेलबींग को मेंटेन किया जा सके। टोल फ्री नंबर्स दिए जाएंगे, काउंसलर्स के साथ चैट भी करी जा सकती है इसके अंदर, ताकि जो मेंटल हेल्थ है उसको इंश्योर किया जा सके। साथ में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल होती है आत्मनिर्भर भारत में, उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। फिर हमने डिस्कस किया था EICU का जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया गया एम्स के द्वारा। इसमें वेरियस फिजिशियंस जो होंगे वो अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे, अपनी क्वेरी का रिड्रेसल कराएंगे, फैक्ट शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो एक नॉलेज शेयरिंग बैंक है उसको बनाया जा सके। वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद हमने देखा था चाइना का जो डिस्प्यूट है टेरिटरी को लेके वो किसके साथ है। देखिए, वैसे तो चारों के साथ है अभी रिसेंटली, लेकिन जो एक टेरिटरी स्वैप प्रपोज किया गया वो किसके साथ किया गया। तो ये जो टेरिटरी स्वैप है ये भूटान के साथ अभी रिसेंटली डिस्कस किया गया है। इसके हिसाब से जो जाकरलंग एक काफ़ी बड़ा एरिया है 495 स्क्वायर किलोमीटर का सैमलंग के साथ, ये जो है भूटान को देने की बात करी गई है, और भूटान को कहा है कि आप हमें डोकलाम वाला रीजन दे दीजिए। डोकलाम वाला रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंडिया का जो एक्सेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा चाइनीज़ के लिए, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको भी चाइना कट ऑफ कर सकता है। साक्तेंग रीजन है उसके ऊपर भी जो चाइना है अपना क्लेम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भूटान इसे रिफ्यूज़ कर दें। और आपको याद होगा 2017 में भी जो डोकलाम रीजन है वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, क्योंकि एज पर फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007 इंडियन आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भूटान के अंदर अगर किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन को देखा जाता है, कोई भी बाहरी ताकत अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है भूटान को, तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। देन हमने देखा था एक हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन के बारे में। ये किसने पब्लिश किया, इट इज़ पब्लिश बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। रूरल अर्बन गैप जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ये देखा है हमने किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस जो है रूरल जो आपका हाउस होल्ड्स हैं उनको सिर्फ 38% है। सिमिलरली कंप्यूटर का एक्सेस सिर्फ 4% है, और सेकेंडरी लेवल पे जो आप खर्च करते हैं वो भी 5,500 है, जो कि अर्बन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, 1/3, 1/4, 1/6 के आसपास है। यहाँ पे अराउंड 8,000 विलेजेस को लिया गया था स्टडी के अंदर, और 6,000 अर्बन ब्लॉक्स को लिया गया था। अराउंड 1 लाख लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, और 1 साल का डेटा इकट्ठा किया गया था। उसके बाद ये जो फाइंडिंग्स थी ये हमने निकाली हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था DDT के बारे में। DDT जो है अभी हम रिसेंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, और इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो DDT अभी भी बना रही है, और यहाँ पे HIL करके जो PSU है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा बात करिए कुछ फीचर्स की, तो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ओरिजिनली डेवलप्ड एज इंसेक्टिसाइड। साथ में ही इसे हमने वेरियस अदर कंट्रीज, जिम्बाब्वे हो, जाम्बिया हो, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया है। देन मैंने मेटामटेरियल के बारे में देखा था, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। आर्टिफिशियल क्राफ्टेड मटेरियल है, और इसका जो इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी यूनिक होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है।
देन ऑपरेशन राउट्स की बात करते हैं। ऑपरेशन राउट्स जो है फिशिंग वेसल को लेकर है। यहाँ पे फिशिंग वेसल और मर्चेंट वेसल्स जो हैं इनके आपस में कोलिजन ना हो, इसको ध्यान में रखते साउथ वेस्टर्न वाटर के अंदर वेरियस राउट्स जो हैं वो डिफाइन करे गए हैं ताकि प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो और जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ करता था वो चीज़ें ना हो। फिर हमने होप मिशन के बारे में देखा था। होप मिशन जो है यूएई का एक मिशन है और मार्स मिशन है, 2021 तक पहुंचने की इसकी संभावना है। मार्स से रिलेटेड जो है रेड प्लैनेट से रिलेटेड जानकारी जो है इसके अंदर इकट्ठी करी जाएगी और जापान से ये टुक ऑफ हुआ है। जापान की ही टेक्नोलॉजी को इसने यूज़ किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेरो सर्वे के बारे में। सेरो सर्वे के बारे में हमने चीज़ें देखी थी। इसको अभी किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, एनसीडीसी ने किया है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने। पहले भी 83 डिस्ट्रिक्ट जो कि 21 स्टेट से आते थे वहाँ पर आईसीएमआर के द्वारा इसे करवाया गया था। बेसिक इसके रीज़न करवाने के यही होते हैं कि प्रेवलेंस कितना है किसी भी डिसीज़ का, किसी भी वायरस का, उसके बारे में पता चलता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ कितनी है उसके बारे में भी पता चलता है और लोगों ने क्या इम्यूनिटी डेवलप करी है या नहीं करी उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कोविड कवच एलिसा किट के थ्रू इसको किया गया। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, रिवीजन भी हमारी कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि पास एक्सरसाइज जो है ये किस किस के बीच में अभी रिसेंटली करी गई है। और लास्ट टाइम के जो विनर है उनका नाम है चंद्र प्रकाश बैरवा। आप नेटवर्क प्रेप पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो किस लैंग्वेज में चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा। अगर अपर ब्रैकेट्स में मार्क्स है देन यू आर इन द सेफ जोन। 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर अगर आपने किया है तो नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आपका डाउट है या फिर पीडीएफ आपको चाहिए इस लेक्चर की तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।